हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 15 प्रकाश इसकी जो कार्य पुस्तिका है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, तुम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेंसिल, फूल आदि देखते हो। इन सभी चीजों को तुम कैसे देख सकते हो? देखिए, कोई भी चीज जब अंधेरे में होती है तो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन जब ये लाइट में होती है, प्रकाश में होती है, तब हमें ये दिखाई देती है। इसका मतलब कोई भी चीज हमें प्रकाश से ही दिखाई देती है। तो उत्तर लिखेंगे, जब प्रकाश इन पर पड़ता है, मतलब इन वस्तुओं पर पड़ता है और वापस हमारी आंखों की ओर आता है, तो वो जो प्रकाश वो हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें ये वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 2, तुम ऐसे कमरे में जाओ जहां बिल्कुल प्रकाश नहीं हो, तो क्या तुम्हें कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं, क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं होता है, इसलिए हमें वो वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। से, यदि तुम एक टॉर्च या मोमबत्ती जलाओ, तब क्या तुम कमरे में रखी चीजों को देख पाओगे? क्यों? तो अगर हम एक टॉर्च या मोमबत्ती जला देंगे तब हम उन वस्तुओं को देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश से ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। हमें पता है अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। प्रश्न नंबर 2 है, कुछ ऐसी चीजों के नाम बताओ जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। तो यह है सूर्य, टॉर्च, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती। और भी आप ऐसी वस्तुएं लिख सकते हैं, ऐसी चीजों के नाम लिख सकते हैं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। इसका प्रश्न नंबर 2 का ब है, ऊपर तुमने प्रकाश स्रोतों के नाम लिखे हैं, उनमें निम्न 2 समूह बनाओ। जैसे हमने ये लिखे हैं, ये सब, इनमें से 2 समूह हमें बनाने हैं। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत की जो अपने आप बने हैं, प्राकृतिक होते हैं जो अपने आप बने हैं, और प्रकाश के कृत्रिम स्रोत जो मनुष्य ने बनाए हैं। जैसे सूर्य अपने आप बना है, सूर्य तो मनुष्य ने नहीं बनाया है। टॉर्च ये है कृत्रिम स्रोत, और जलता बल्ब और जलती हुई मोमबत्ती ये कृत्रिम स्रोत हैं। अब एक एक्टिविटी है, गतिविधि 1। इसमें सामग्री है टॉर्च और गत्ता। हमें एक टॉर्च लेनी है, ये टॉर्च है, और ये गत्ता लेना है। इसमें एक गत्ते का टुकड़ा लो, उसमें एक छोटा सा छेद बनाओ। अब गत्ते पर टॉर्च से प्रकाश डालो। ऊपर दिए गए चित्र में गत्ते की दूसरी तरफ टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश के पथ को लाल रंग से बनाओ। तो देखिए, ये हमने एक टॉर्च ली है और यहाँ से प्रकाश डाला है, तो प्रकाश इस तरह से इस छेद में से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमने लाल रंग से इसको बना दिया है। अब ये ब है, तुम अपने दैनिक जीवन में कोई अन्य अनुभव बताओ जो यह दिखाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रकाश जो है ये सीधा सीधा जाता है। अगर हम इसके आगे एक गत्ता अड़ा देंगे यहाँ पर, तो ये रुक जाएगा, ये प्रकाश आगे नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा जैसे मान लो पानी आता है कहीं से और हम उसके बीच में कुछ अड़ा देते हैं, तो ये पानी यहाँ से कहीं से भी उसको जगह मिलती है वहां से चला जाएगा। लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं है, प्रकाश सीधा जाता है। अगर हम इसके आगे कुछ अड़ा देते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि इधर से निकल के चला जाएगा घूम कर, या इस यहाँ से घूम कर चला जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये जो दैनिक जीवन में कोई अन्य अनुभव बताओ जो यह दिखाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो छायाओं का बनना, जैसे यहाँ से प्रकाश आता है, अगर इसके सामने हम ये चीज रख देंगे ऐसी, तो यहाँ पर पीछे छाया बनेगी इस टाइप की। और अगर हम कुछ इस टाइप की रख देंगे, कोई भी खिलौना रख देंगे, तो उसकी छाया इस टाइप की बनेगी। तो ये क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ से इस वस्तु ने प्रकाश को आगे जाने से रोक दिया, तो इसलिए छाया बनती है। तो एक तो ये हो गया छाया का बनना। दूसरा है सूची छिद्र प्रतिबिंब बनना। जैसे कभी पेड़ों के नीचे हम गर्मियों में बैठते हैं, तो वहां पर सूर्य का प्रकाश बीच बीच में आप देखते होंगे जमीन पर, तो वो होती है सूची छिद्र प्रतिबिंब। प्रश्न नंबर 3 है, यदि किसी कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा प्रवेश न कर रहा हो, तब भी उनमें रखी वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती? मान लो सूरज निकल जाता है और प्रकाश हमारे कमरे में सीधा नहीं आता है, लेकिन फिर भी रोशनी हो जाती है, तो हमें वहां पर रखी हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि प्रकाश के विसरण या प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश जो होता है वो फैलता है। वायु में जो छोटे छोटे कण जो होते हैं उनसे टकराकर प्रकाश इस तरह से फैल जाता है दूर दूर, तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रकाश हर जगह पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं प्रकाश के विसरण, मतलब फैलना को बोलते हैं। प्रकाश जो फैल जाता है तो इसको बोलते हैं प्रकाश का विसरण। इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, बोलते हैं प्रकीर्णन। प्रकाश के परावर्तन के द्वारा, प्रकाश जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, आगे कोई दीवार है, तो थोड़ा कुछ ना कुछ प्रकाश जो है परावर्तित जरूर होता है, उससे भी वस्तुएं दिखाई देती हैं।
पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श चमकता हुआ दिखाई देता है, खुरदरा फर्श नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि पक्के फर्श से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। जैसे मान लो ये वस्तु रखी है और इस पर प्रकाश पड़ता है और इससे टकराकर जब वापस जाता है तो हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो ये प्रतिबिंब में ये वस्तु हमें दिखाई देती है। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर वापस जाता है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, शीशे के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ मोड़ो। शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर मुड़ा हुआ है। अगर हम दायां हाथ मोड़ेंगे तो हमें बायां दिखाई देगा, अगर बायां मोड़ेंगे तो दायां दिखाई देगा। इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। जैसे इसकी एक एक्टिविटी मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाल रखी है। दूसरे चैनल का नाम है अंजुज साइंस। तो यहाँ से भी आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। वह काफी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर हम इसके सामने खड़े होकर दायां हाथ अपना ऊपर करते हैं तो बायां दिखाई देगा, और बायां हाथ ऊपर करते हैं तो दायां दिखाई देगा। तो आपने देखा होगा, जब भी अपना चेहरा शीशे के सामने देखते हैं वहां पर आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। तो अब ये है प्रश्न नंबर 6, एक चमकदार स्टेनलेस स्टील की चम्मच के अंदर वाले हिस्से में अपना प्रतिबिंब देखो। एक हमें चम्मच लेनी है, इस टाइप से उसको रखना है अपने सामने। तो इसमें अगर हम अंदर की तरफ देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए अंदर की तरफ ये इस टाइप से धसा हुआ है ऐसे, और हम इधर से इसको देख रहे हैं। तो क्या ये प्रतिबिंब सीधा है? तो हम देखेंगे कि अगर हम इसका नजदीक से देखते हैं, मतलब इसके ज्यादा नजदीक जाते हैं तो हमारा चेहरा सीधा दिखाई देगा, लेकिन अगर दूर जाते हैं तो ये उल्टा दिखाई देगा। तो नजदीक जाते तो काफी बड़ा दिखाई देता है यहाँ पर, और अगर थोड़ा सा दूर होकर देखते हैं यहाँ पर तो हमें ये अपना चेहरा जो है उल्टा दिखाई देगा। तो ये अवतल दर्पण की तरह काम करता है, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो नजदीक से तो सीधा बनता है और दूर से उल्टा बनता है। अब प्रश्न ब है, प्रतिबिंब के साइज में और बिंब के साइज में क्या अंतर है? देखिए जो प्रतिबिंब होता है ना वो होता है, जैसे मान लो हम अब शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो वो तो हो गया प्रतिबिंब, और हम जो हैं जो बाहर जो वस्तु रहती है वो हो गई उसके बिंब। तो बिंब और प्रतिबिंब में ये अंतर रहता है कि जो वस्तु शीशे के अंदर दिखाई देती है वो तो हो गया प्रतिबिंब, और जो बाहर रहती है वो हो गया बिंब। प्रतिबिंब के साइज में और बिंब के साइज में क्या अंतर है? तो देखिए पहले बताया मैंने, नजदीक से देखने पर प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। जैसे ये जो लड़का है इसका चेहरा अगर ये नजदीक से देखेगा तो काफी बड़ा दिखाई देगा इसमें चम्मच में, और अगर दूर होता है तो उल्टा दिखाई देता है। ये प्रश्न स है, समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब और इस प्रतिबिंब में क्या अंतर है? देखिए ये तो अवतल दर्पण की तरह काम करता है ये, लेकिन समतल दर्पण जो हम शीशा डेली देखते हैं जो बिल्कुल प्लेन होता है उसमें वो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब में क्या अंतर है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होता है, मतलब उसमें हमारा चेहरा उल्टा नहीं दिखाई देता, और वस्तु के बराबर उसका साइज होता है कि जो वस्तु बाहर होती है जितनी लंबाई उतनी ही वो हमें अंदर दिखाई देती है। वह यह है प्रतिबिंब उल्टा सीधा व वस्तु से छोटा या बड़ा भी हो सकता है। जो समतल दर्पण में है वो तो हमेशा सीधा बनता है और वस्तु के बराबर के साइज का बनता है, लेकिन जो अवतल दर्पण में बनाई है प्रतिबिंब, जो अवतल दर्पण में बना हुआ है उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखो। हमने वैसे भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके ही प्रतिबिंब देखा था, इसमें शायद गलती से लिखा होगा, वैसे यहाँ पर बाहर ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसने बाहरी भाग है उसमें इसने अपना चेहरा देखा है, लेकिन इसमें भीतरी लिखा है तो हम भीतरी का ही आंसर लिख देते हैं। चम्मच को अपने चेहरे के पास लाकर देखो। जब हम पास लाकर देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, और अपने प्रतिबिंब के बारे में क्या कह सकते हैं? तो ये बड़ा दिखाई देता है, वह सीधा दिखाई देता है। इसके बाद यदि तुम अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाते हो, मतलब चम्मच को दूर ले जाते हो, तो क्या प्रतिबिंब में कोई फर्क दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या फर्क दिखाई देता है? मैंने पहले बताया था कि चेहरे से चम्मच की दूरी अगर बढ़ाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। तो ये आप जरूर करके देखेंगे, बट काफी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। प्रश्न नंबर 8 है, जब दो दर्पणों को किसी कोण पर झुकाकर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोणों पर रखकर उनके मध्य कोई वस्तु रखकर प्रतिबिंबों की गणना कर सारणी में भरो। दो हमें दर्पण लेने, दो जो शीशे होते हैं ना जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उनको दर्पण बोलते हैं, तो ये इस तरह से रखने हैं, ये अलग अलग कोणों पर रखने हैं। इसकी एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं, मैं उस
एक्टिविटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगे, और जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें भी ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 दर्पण हमने ऐसे रख दिए हैं। अब जो ये इसमें एक फॉर्मूला लगता है, जब भाग करने पर विषम संख्या आए, मतलब हम लिखेंगे n बराबर 360 बटे थीटा। ये जो कोण होता है, कोण मतलब जो इनके बीच का जितना कोण होता है, इसकी जगह हम यहाँ पर लिखेंगे। ये मान लीजिए ये कोण है दोनों दर्पणों के बीच का, और एक फॉर्मूला लगता है ये n बराबर 360 बटे इसका जो थीटा है, और इसमें से 1 घटा देते हैं। जब भाग करने पर सम संख्या आती तब 1 घटाई जाती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, देखिए मान लो हमने ये दोनों समकोण पर रखे, दोनों दर्पण, मतलब 90 डिग्री का कोण अगर इनके बीच में है, तो यहाँ पर 360 बटे 90 तो आ गया 4 आ गया। तो देखिए सम संख्या 4 आ गई, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो इसमें से 1 घटाना पड़ेगा, तो इसमें बनेगा 3 प्रतिबिंब। मतलब ये जो मोमबत्ती रखी है सामने हमें 3 दिखाई देंगी, यहाँ पर अंदर 3 दिखाई देंगी। और अगर हम 60 डिग्री का कोण यहाँ पर लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा और यहाँ कर देते हैं 60 डिग्री पर इस टाइप से, तो 360 बटे 60 करेंगे तो ये आएगा हमारा 6। ये भी सम संख्या है तो इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसमें से 1 घटा देंगे तो 5 आएगा। और अब हम 120 डिग्री पर रखते हैं, मतलब इसको हम थोड़ा और दूर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं 120 डिग्री पर। तो 360 को 120 से अगर भाग करते हैं तो ये 3 आएगा, और 3 देखिए विषम है तो इसमें से कुछ भी नहीं घटाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ भी नहीं घटाएंगे तो 3 आएगा। मतलब जब मोमबत्ती को इसके सामने रखेंगे और इन दोनों के कोणों, इन दोनों के बीच का कोण जो है अगर 120 डिग्री है तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। फिर हम लेंगे 40 डिग्री, अगर दोनों के बीच का कोण 40 डिग्री है तो इसको 40 से भाग देंगे, 9 आया है। देखिए 9 भी विषम आया है तो इसमें से भी हम कुछ भी नहीं घटाएंगे, तो ये 9 प्रतिबिंब बनेंगे, मतलब हमें 9 मोमबत्तियां अंदर दिखाई देंगी। तो ये एक्टिविटी आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अब प्रश्न नंबर 9 है, नीचे लिखे कथनों को पढ़कर सही एवं गलत का निशान लगाओ, गलत कथनों को ठीक करके लिखो। तो ए है वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दे पर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये है गलत, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। तो ये गलत है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है। ये सह है, जब परावर्तित किरणें दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये गलत है, यहाँ पर आएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। द वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, नहीं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर बनता है। तो यहाँ पर ये लिख दिया गलत। प्रश्न नंबर 10 है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखिए टॉर्च में किया जाता है, जो टॉर्च होती है उसके आगे जो लगा होता है दर्पण, वो अवतल दर्पण होता है। कारों में किया जाता है, स्कूटरों में किया जाता है, स्कूटर जो या फिर कार के जो आगे जो लाइट होती है उनमें किया जाता है, या डॉक्टरों द्वारा दांत, आंख, नाक व गले का निरीक्षण करते समय भी इनका उपयोग किया जाता है। वह है, क्या स्वचालित वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए इन दर्पणों का प्रयोग किया जा सकता है। नहीं, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वस्तु दूर होती है तो प्रतिबिंब इनमें उल्टा बनता है, और जब ये नजदीक होती है तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। तो देखिए, क्योंकि अगर गाड़ी में उत्तल दर्पण की जगह अगर अवतल दर्पण लगा है तो गाड़ी कोई पीछे से आ रही है तो एक तो वो उल्टी दिखाई देगी, मतलब पलटी हुई दिखाई देगी, उसके पहिए ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, और एक वो बहुत बड़ी दिखाई देगी। तो देखिए जो उत्तल दर्पण होता है उसमें तो काफी सारी गाड़ियां एक साथ दिखती हैं, छोटी छोटी दिखती हैं, तो उसको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी उल्टी दिखाई देगी तो दिखाई तो कुछ देगा नहीं, पहले से ही एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए इनको अवतल दर्पणों को गाड़ियों में यूज नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 11 है, एक उत्तल एवं अवतल लेंस की पहचान। ये देखिए लेंस और दर्पण में काफी फर्क होता है, लेंस के आर पार देखा जा सकता है और दर्पणों के आर पार नहीं देखा जा सकता। तो इसमें आप कैसे पहचानोगे। जो उत्तल लेंस होता है वो इस टाइप का होता है, बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला। तो यह उत्तल लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है। और जो अवतल लेंस होता है ये इस टाइप का होता है, किनारों पर से तो मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। तो दूसरा अंतर हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हमें अक्सर पढ़ने के लिए दे दिए जाए लेंस से, तो उत्तल लेंस से अक्सर बड़े बड़े दिखाई देते हैं। ये आपने मैग्नीफाइंग ग्लास या
आवर्धक लेंस में इसका यूज किया होगा। आवर्धक लेंस का उपयोग आपने जरूर किया होगा, जिससे कागज जलाते हैं उसमें उत्तल लेंस ही होता है, तो उसे देखने पर कागज ये अक्सर बड़े दिखाई देते हैं और अवतल लेंस से अक्सर छोटे दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लेंस द्वारा दीवार पर खिड़की से आने वाली धूप को फोकस करके, कोई मान लो खिड़की है, उससे मान लो लाइट आती है और उसको उसके सामने लेंस लगा देंगे। जैसे कौन सा लेंस लगाए, ये उत्तल लेंस। तो इसकी दूसरी तरफ देखेंगे, इसकी दूसरी तरफ एक पॉइंट सा बनता हुआ दिखाई देता है इस टाइप से। तो ये हो गया अभिसारी लेंस। जो उत्तल लेंस जो होता है वो इस लाइट को इकट्ठी कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। ये अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठी करना, तो इससे एक चमकदार बिंदु बनता है। लेकिन जो अवतल लेंस होता है वो इसको बिखेर देता है। जैसे मान लो इसके सामने, अगर मान लो ये लाइट आती है और इसके सामने अगर हम अवतल लेंस लगा देते हैं, यहाँ रख देते हैं अवतल लेंस, तो ये जो लाइट आती है ये इस यहाँ से बिखर जाती है ऐसे। जैसे टॉर्च में काफी बिखरी बिखरी लाइट हमें दिखाई देती है, वैसे सीधी आती है, लेकिन जब लेंस से टकराते फिर वो इस टाइप से बिखर जाती है। तो ये होता है, इसका मतलब होता है अपसारित करना, तो इसलिए इसको अपसारी लेंस बोला जाता है और इसमें कोई भी बिंदु नहीं बनता जैसे इसमें बन जाता है। अब प्रश्न नंबर 12 है, अपने घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे उपकरणों की सूची बनाओ जिसमें उत्तल अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? चश्मों में किया जाता है, आवर्धक लेंस में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है और कैमरा में भी किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी वो होते हैं जो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं, और अवतल लेंस का उपयोग भी चश्मों में भी किया जाता है, कैमरा में भी किया जाता है, टॉर्च और लेजर लाइट में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखो। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह हमेशा सीधा बनता है। हम समतल दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो अंदर जो प्रतिबिंब दिखाई देता है उसको पकड़ नहीं सकते, इसका मतलब उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी एक्टिविटी आप देखना, काफी अच्छी लगेगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और गतिविधि 2, बल्ब का लेंस बनाओ। एक हमें बल्ब लेना है जो खराब हुआ, ये नहीं नया बल्ब उतार के उसका यूज नहीं करना, बल्ब जो खराब हो चुका है उसको यूज करना है। और बिजली का एक पारदर्शी बल्ब लो जो फ्यूज हो चुका है। बल्ब को नीचे जमीन पर रखो और उसकी काली चपड़ी को एक पत्थर से धीरे धीरे ठोकर निकालो। मतलब जो बल्ब होता है, जैसे ये बल्ब है और इसकी जो नीचे जो ये हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, इसको निकाल देना है। इसको, इस वाले हिस्से को धीरे धीरे तोड़कर निकाल देना है। चाहो तो बल्ब के नीचे कोई कॉपी या कपड़ा भी रख सकते हो ताकि बल्ब फूटे नहीं। बल्ब के अंदर कांच की एक नली दिखाई देगी। बल्ब के अंदर जो कांच की नली होती है, ये जो ऐसी नली भी होती है कांच की नली, उसको भी निकाल देना है। इस नली को भी एक लंबी कील या लकड़ी फंसाकर तोड़ दो। बल्ब को हिलाकर टूटी नली के कांच इत्यादि को कागज पर झाड़कर कचरा पेटी में सावधानी से डाल दो। क्योंकि देखिए कांच होता है, इसको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, इसको किसी कचरे के डिब्बे में फेंक देना है, नहीं तो ये किसी के पैर में लग सकता है। तो हमारे पास सिर्फ ये बल्ब खाली जो खोखला है वो रह जाना चाहिए। अब केवल बल्ब का खोखला कांच और धातु की टोपी रह जाएगी। अब पानी से बल्ब को 1/3 भर लो। अब इसको पानी से भर लेना है। अब तुम्हारा बल्ब लेंस तैयार है। मतलब बल्ब के अंदर फिर पानी भर लेना आपको, और इसको उल्टा करके देखेंगे तो इससे फिर किताबों के अक्षरों को देखना है। अपने बल्ब लेंस से और भी छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, जैसे शक्कर के दाने, मतलब चीनी के दाने या नमक के दाने, या फिर तरह तरह के छोटे छोटे बीजों को देखना है। इनमें से जो तुम्हें रोचक लगे उनके चित्र भी बनाओ। तो ये जो है ये क्या बना है? लेंस। ये उत्तल लेंस बन गया क्योंकि ये छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। इससे अगर हम देखेंगे तो छोटी चीजें बड़ी दिखाई देंगी। तो ये सभी छोटी छोटी चीजें हमें बड़ी दिखाई देंगी क्योंकि बल्ब में पानी भरने से यह उत्तल लेंस का काम करता है। जैसे उत्तल लेंस से छोटी वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं, इसी तरह से इससे भी छोटी जो वस्तुएं होती है वो बड़ी दिखाई देंगी। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।